Hello buddy, this side दिलीप सिंह असोलिया फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर क्लास 11th और 12th की बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसके अंदर बात करेंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे क्या क्या होता है, इसका एक पार्ट अपलोडेड है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। वो कंसेप्ट आपका क्लियर कर सकते हो। ये चैप्टर नंबर 10 चलेगा। तो वर्कर क्या होता है वो अपन अच्छी तरीके से देख लिया था। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स किस सेक्टर में कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, मेल्स कितने हैं, ये सारी चीजें अपन ने जो पार्ट नंबर फर्स्ट था उसके अंदर अच्छे से देख लिया था। फिर लेबर फोर्स क्या होता है। अब बात करते हैं वर्क फोर्स। किसकी बात करते हैं सर? अब आप बात करेंगे वर्क फोर्स क्या होती है। क्या क्या होती है वर्क फोर्स? एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। ठीक है, the workforce refer to the number of individuals who are actually employed at the specific point of time. वर्कफोर्स का मतलब होता है वो इंडिविजुअल, क्या वो सारे इंडिविजुअल्स जो एक्चुअली एम्प्लॉयड यानी कि एट द प्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, वो जो काम कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा सर? उसको बोला जाएगा वर्कफोर्स। क्या बोला जाएगा? वर्कफोर्स। यहां से आपको कहीं ना कहीं पेपर्स में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये आएगा, define the term वर्कफोर्स। तो इस क्वेश्चन को सावधान इंडिया मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल चीजें हैं, सीखने वाली चीजें हैं, तो आपको पता होना चाहिए। The workforce refer to the number of individuals who are actually employed at a specific point of time, यानी एक point of time पर ऐसे लोग जो एक्चुअल में एम्प्लॉयड है उसको क्या बोला जाता है सर? उसको बोला जाता है क्या सर? उसको बोला जाता है वर्क फोर्स। क्या बोला जाता है? वर्क फोर्स। To calculate the number of unemployed individual, we subtract the workforce from the labor force. ठीक है, अनएम्प्लॉयड ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे उनको निकालने का तरीका जो लेबर फोर्स है, क्या है लेबर फोर्स, उसमें से माइनस करेंगे। उसमें से क्या माइनस करेंगे? वर्क फोर्स। तो क्या आ जाएगा आपको? अनएम्प्लॉयड पर्सन आ जाएंगे या फिर पीपल आ जाएंगे। खाली इसके फॉर्मूला याद रखने हैं ना। आपसे नहीं पूछेगा कि 500 वर्कर्स है इसमें से लेबर फोर्स, नहीं, इतना नहीं रहता है। आपको ओनली फॉर फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको फॉर्मूला वहां पर मेंशन करके आना है। चलेगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। सर चैप्टर का नाम है और इससे पहले आप बता रहे थे वर्क फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है। अब बात करते हैं क्या सर? अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। क्या क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। चलेगा, देखते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। आई होप कि जो पार्ट नंबर फर्स्ट था वो आपने अच्छे से देख लिया होगा, सारी चीजें समझ ली होगी। और डीएसए क्लास उदयपुर आपके लिए बहुत ही जल्द लाने वाला है इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं बोर्ड्स पूछता भी है, और हाई पावर या फिर हाई पॉइंट्स वाले जो पॉइंट्स भी लेकर आएगा। जो इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से करके आना है, उसके लिए आपकी एक अलग से वीडियो आएगी, सेपरेट वीडियो आएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी अलग आएगी क्लास 12 वालों के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स की भी अलग आएगी। ठीक है, और बहुत ही जल्दी इंडियन इकोनॉमी का आपका एक लाइव सेशंस भी स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो नीडेड स्टूडेंट्स हैं, उनको हम डीएसए क्लास उदयपुर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लासेस रहेगी, और उसमें आप भी इनवाइटेड है। इसी के साथ साथ अभी हमारी कॉमर्स की बात करें तो 12th क्लास के अभी सेशंस स्टार्ट हो गए हैं, लाइव सेशंस का, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे स्टूडेंट्स जो उसको एक्टिवेटेड करवाना चाहते हैं वो हमको, जो हमारे डीएसए क्लासेस का जो फोन नंबर है, जो मोबाइल नंबर है 9462205541, वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आप भी हिस्सा बन सकते हो डीएसए क्लासेस उदयपुर का, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लास 10 की बात करें, अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर है जो क्लास 10th में है, उनके लिए भी मैथ्स मैथ्स की बहुत ही शानदार लाइव क्लास चल रही है। सब एक एक चीज, हर एक कंसेप्ट बेसिक टू बेसिक उनको, एटलीस्ट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको एलसीएम एचसीएफ भी नहीं आ रहा, तो भी हमारे जो गुजरात सर है वो उनको बिल्कुल बेसिक टू बेसिक ग्राउंड लेवल से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक्टिविटी दैट अनेबल द पर्सन to earn a living. It refer to an arrangement by which a person earn income or a means of livelihood. एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो ऐसे लोग जो क्या करते, काम कर रहे फॉर अर्निंग अ लिविंग, यानी कि पैसा कमाने के लिए बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। एम्प्लॉयमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के कितने पार्ट होते हैं? तो दो पार्ट होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट को लिखने का तरीका देखना। नोट्स में जो आप लिखोगे उसके दो पार्ट करना। क्या करना? दो पार्ट। एक तरफ लिखना सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरी तरफ लिखना क्या?
वेज एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। क्वेश्चन आ सकता है कि एम्प्लॉयमेंट के कितने पार्ट, अरे एम्प्लॉयमेंट के कितने पार्ट बोलो। यस, एम्प्लॉयमेंट के कितने पार्ट, तो एम्प्लॉयमेंट के दो पार्ट। क्या है एम्प्लॉयमेंट के दो पार्ट, कौन कौन से, सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। बोलो यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, या बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिएगा, अब बात करते हैं सर, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है और वेज एम्प्लॉयड क्या होता है। आपको कॉपी में नोट्स में इस टाइप से बनाना है, सेल्फ और वेज, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। और ऐसी पीपीटी ऐसे भी बना सकते हो। देखो आप गजा सर, आप गजा सर का स्ट्रगल देखो आप, है ना, पढ़ा था हर कोई सकता है, लेकिन जो पीपीटी का जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो सब तरफ अभी जो बूमिंग चल रहा है, डीएसए क्लास उदयपुर, डीएसए क्लास उदयपुर। अगर उदयपुर की बात करें, जो आप पढ़ रहे हो कॉमर्स का, एक ही जो यूट्यूब चैनल है जो कॉमर्स में नीडी स्टूडेंट्स को विदाउट एनी चार्ज जो क्लासेस प्रोवाइड करता है, वो कौन सा है, डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो आई होप कि आप भी यहाँ से पढ़ो, और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कहीं ना कहीं जो डीएसए क्लास उदयपुर का जो मोटिव है, जो आपको आई थिंक बैकग्राउंड में दिख रहा भी होगा, जरूरतमंद विद्यार्थियों का सपना, सपने को उड़ान देना, ये क्या हो, पूरा हो सके, है ना। चलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं और वेज एम्प्लॉयड की बात करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, वर्कर्स यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयड जो खुद 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 ही रिसोर्सेज को यूज करते हैं और अर्न लिविंग, यानी कि पैसे अर्न करते हैं, उसको किसके अंदर डाला गया है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर इंक्लूड किया गया है। 52% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग टू द दिस कैटेगरी, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड का कितना पोर्शन है, 52% किसका, वर्कफोर्स का। इन केस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, अ पर्सन मेकिंग यूज ऑफ हिज ओन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टू मेक अ लिविंग, यानी कि सब रिसोर्सेज कौन यूज करता है, इसके खुद ही, यानी कि सेल्फ रिसोर्सेज ही यूज होते हैं। किसके अंदर यूज होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर। एग्जाम्पल क्या हो गया, शॉपकीपर हो गया, या फिर कोई बिजनेसमैन हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा राजू है, कौन है, राजू है, राजू की एक समोसे की शॉप है, क्या है, वहां पर स्नैक्स मिलता है या फिर कुछ समोसे के आइटम्स मिलते हैं, और टी कॉफी ये सब गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स कमोडिटीज मिलती है। तो वो खुद ही यहाँ पर सामान को बनाते हैं, बेचते हैं, तो वो क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। वो खुद ही अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं सर, वो खुद ही अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। फिर बात करते हैं वेज एम्प्लॉयड, किसकी बात करते हैं, वेज एम्प्लॉयड। अ वर्कर सेल हिज लेबर एंड अर्न अ लिविंग, अर्न अ वेज इन रिटर्न, यानी कि ऐसा ऐसा वर्कर जो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल्स क्या कर रहा है, वो लेबर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, उसको बोला जाता है वेज एम्प्लॉयड। क्या बोला जाता है, वेज एम्प्लॉयड। क्या बोला जाता है, वेज एम्प्लॉयड। अब पढ़ लेते हैं फटाफट से कि वेज एम्प्लॉयड क्या होता है। वेज एम्प्लॉयड इन टू टाइप्स, अब ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट के कितने पार्ट, बोलो सेल्फ और वेज। अरे बोलो यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, आप बोलो जैसे, बहुत अच्छे से, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयज का कितना परसेंट है, बोलो 52%। कितना है, 52%। इसमें जो रिसोर्सेज होती है वो किसकी होती है, अपने खुद की होती है। क्या बोलते हैं उसको, इसलिए नाम क्या पड़ा, सेल्फ। क्या पड़ा, सेल्फ। बोलो यहाँ तक समझ में आया, चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं वेज, वेज के कितने पार्ट, बोलो दो पार्ट। कितने पार्ट, दो पार्ट, एक तो रेगुलर और एक है कैजुअल। क्या है, रेगुलर और कैजुअल, ठीक है। वेज एम्प्लॉयड क्या होते हैं, जो अपनी लेबर को क्या करते हैं सर, जो अपनी लेबर्स को सेल आउट करते हैं, उसको वेज एम्प्लॉयड के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रेगुलर, दूसरा कैजुअल, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर, ये वेज एम्प्लॉयड के पार्ट है। व्हेन अ वर्कर इज एंगेज बाय समवन और बाय एन एंटरप्राइजेस एंड इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, इन सच वर्कर इज नोन एज द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, यानी कि जिनको रेगुलर पे स्केल्स दी जाती है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर, रेगुलर वर्कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्कर, ठीक है। वर्कर्स आर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस, दे आर ऑल्सो गेट द सम सिक्योरिटी बेनिफिट, यानी कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जिसको पीएफ के नाम से जाना जाता है। 4 पॉइंट कितना है, 4.18%, 4.18% ऑफ इंडिया वर्कफोर्स किसके अंदर इंक्लूड होता है, लेबर, रेगुलर वर्कर के अंदर इंक्लूड होता है। फिर बात करते हैं कैजुअल की, किसकी बात करते हैं, कैजुअल की। वर्कर हु आर कैजुअली एंगेज एंड आर नॉट हायर्ड ऑन द परमानेंट बेसिस, यानी कि ऐसे वर्कर, कैजुअल वर्कर जो परमानेंट बेस पर हायर नहीं किए जाते हैं, दे डू नॉट गेट द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, यानी जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते हैं, ठीक है। 30% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स क्या है, तो 4.18 किसका है, रेगुलर वर्कर का है, और 30% किसका है, कैजुअल वर्कर का है। ये जो डायग्राम है वो भी आपको पता होना चाहिए, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर और कैजुअल। 52% टोटल, 32%, अच्छा 30% किसका है, कैजुअल का, और 18% किसका है, उसका। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब
चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, यानी कि जेंडर के बेस के ऊपर अपन जो एम्प्लॉयमेंट है उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो ये डेटा है बच्चों, सर वो डेटा कब का है? ये डेटा है 2011 और 12 का। कब का है? 2011 और 12। सेल्फ एम्प्लॉयड इज, ये इज है ना, इज अ मेजर सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड फॉर द बोथ मेन कितना है 51% एंड द वुमेन कितनी है 56%। बच्चों इस चैप्टर के अंदर मेजरली आपको पता होना चाहिए वर्क क्या होता है, कैजुअल क्या होता है, कौन कौन किस किस के अंदर आता है। जो मेन चीज है बच्चों इंडियन इकोनॉमी का, वो है डेटा बेस है। अब आप बोलोगे सर डेटा समझ में नहीं आता, तो डेटा समझने का कुछ है ही नहीं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा और रटाफिकेशन करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन है ही नहीं। भाई सीधी सी बात है, सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है, मेन का 51%। अब इसमें कुछ समझाने से पहले चीज है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है, एक बार मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में जब आप नोट्स लिख लो, उसके बाद में जितना भी डेटा है उसको लास्ट पेज पर या फिर जहां पर चैप्टर आपका पर्टिकुलर टॉपिक एंड हो रहा है उसके बाद में सब डेटा लिख लेना आप। तो उससे आपको पता पड़ जाएगा और बार बार उसको रिवाइज करोगे तो हो सकता है कि आपको डेटा लर्न हो जाए। बाकी डेटा इंडियन इकोनॉमी का एक यही, मतलब इंडियन इकोनॉमी जो चलती है वो पूरी डेटा बेस ही चलती है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशंस प्लस आपको जो डेटा है थोड़ा थोड़ा डेटा याद रखना है। फिर कैजुअल वर्कर्स अकाउंट ऑफ द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ द बोथ। अब उसमें मेन कितने हैं 29% है, वुमेन कितनी है 31%। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में कितना था, मेन का 51 और वुमेन का 56, और कैजुअल वर्कर के अंदर 29 और वुमेन कितना है 31। ठीक है सर, फिर आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। वो है इन केस ऑफ द रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड मेन आर फाउंड इन द ग्रेटर पोर्शन 20% whereas women form only 13%. The reason for this could be skills requirement as a regular salary job require skill and the higher level of literacy। यानी कि आप बोलोगे कि मेन का रेशियो ज्यादा एज कम्पेयर टू फीमेल, तो बच्चों सीधी सी बात है कि जो कह सकते हैं कि जो आपकी जो रेगुलर सैलरीड जो जॉब होती है उसके अंदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं कहीं टैलेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कहीं कहीं आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत रहती है। तो उस टाइम की बात करें, उस डेटाबेस की बात करें, तो वुमेन से ज्यादा मेल थोड़े लिखे एजुकेटेड ज्यादा थे और उनके अंदर स्किल्स, उनका टैलेंट, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा था। इसलिए जो 20% और 13% का जो रेशियो आपको दिख रहा है, जो डिफरेंस दिख रहा है, वो किसके बेस पर है, लिटरेसी का बेस पर है। यानी कि जो मेल्स थे वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ऐसे अपन कह सकते हैं। चलेगा, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, इसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर अर्बन एरिया का कितना है 43% एंड 53% किसका है आपका रूरल एरियाज का। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर द ग्रेटर मेजोरिटी ऑफ द रूरल आर एंगेज्ड इन द फार्मिंग ऑन देयर ओन प्लॉट्स ऑफ लैंड। फिर कैजुअल की बात करते हैं, रूरल एरियाज का कितना है और इसका कितना है, तो 35% है, 35% वर्कफोर्स, और कैजुअल का कितना है 15% है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, इन डेप्थ नहीं जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, अब अलग अलग सेक्टर में क्या है, in the course of economic development of the country, labor flow from agriculture and other related activities to industry and services. In this process, workers migrate from rural to urban areas. Eventually, at the much later stage, the industrial sector began with the loss of the share of the total employment as the service sector entered the period of the rapid expansion. Generally, we divide all economic activity into following 8 industries। ठीक है, जो अपने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है वो मेजरली 8 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, और अपन कह सकते हैं सर्विसेज के बेस पर अपन ने क्या कर रखा है, इनको क्लासिफाई कर रखा है। किसको कर रखा है? इंडस्ट्रीज को कर रखा है। फिर एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज की बात करते हैं। इन केस ऑफ द अर्बन एरियाज, प्राइमरी सेक्टर हैज द लीस्ट शेयर 6.7%। कितना है प्राइमरी सेक्टर का? 6.7%। एग्रीकल्चर और द माइनिंग आर नॉट द मेजर सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। तो एग्रीकल्चर और माइनिंग का कोई ज्यादा सोर्स नहीं है कहां पर? अर्बन एरिया के अंदर। द सेकेंड सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट अबाउट 35%। कितना है? 35% अर्बन एरिया को, अर्बन वर्कफोर्स को देता है। कौन सा सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर। फिर बात करते हैं सर्विस सेक्टर की या फिर टर्शियरी सेक्टर की, वो है 58.3%। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ऐसा कौन सा सेक्टर है सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देता है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी देता है, वो कौन सा देता है? टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा सेक्टर है
जो दो सेक्टर को इंटरलिंक करता है। ये 10th का कंसेप्ट है, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए जो सर्विस सेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं आपके प्राइमरी सेक्टर और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसको हेल्प भी करता है, उनको बूस्ट भी करता है। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए अब और थोड़ा और आगे बात करते हैं और चैप्टर को धीरे धीरे कवर आउट करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? यहाँ से भी कई बार फिलिप्स में छोटा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जीडीपी क्या होता है। सर जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। So 50 years of the planned development have always aimed to the expansion of the economy through the increase the national product and employment. During 1950 to 2010, the GDP of the India grew the positively and was higher than the employment growth. ये देखो थ्योरी बेस है तो आपको खाली रीड आउट करना है, इन डेप्थ नहीं जाना, ठीक है। देयर वाज ऑलवेज, इसको खाली आपको रीड आउट करना है, ठीक है। मेन पॉइंट आपको ये तो ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, जीडीपी के फुल फॉर्म और ये वाला, ठीक है, इसको खाली रीड आउट करना। However, in the late 1990, the employment growth started decline and reached the level of the growth rate indices. ये indicate the early stage of the planning. During this year, the gap between the growth of the GDP and employment was widening. This the term of the jobless growth. ठीक है, jobless growth का मतलब होता है कि जो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो मेजरली जो गैप होता है उस टर्म को क्या बोला जाता है सर? उस टर्म को बोला जाता है jobless growth। डिफाइन जॉबलेस ग्रोथ, जो मेन चीज है वो ये है, पहले वाला खाली आपको रीड आउट करना है। जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि इकोनॉमी में एक ऐसी कंडीशन जहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। किसका ज्यादा हो रहा है? गुड्स एंड सर्विस का, विदाउट एन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो अपन क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे। इस टर्म को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। अभी भी बोल रहा हूं, इसको आपको क्या, ये वाला जो पॉइंट है आपका कौन सा वाला, इसको आपको क्या करना है? रीड करना है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये वाली चीज पता होनी चाहिए। वो क्या है? डिफाइन जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। एम्प्लॉयज इन द प्राइवेट सेक्टर गेट a lower salary as compared to employees doing the same work in the public sector। सीधी सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, वो जितना अर्न कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अर्न कौन करते हैं सर? सरकारी नौकरी, यानी कि कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर के लोग, उसको उनको ज्यादा पे किया जाता है। आज आपको देखो ना कि क्या रीजन है कि आज के टाइम पर इतना कंपटीशन गवर्नमेंट सेक्टर का बढ़ गया है, ठीक है। जिसको देखो, जो हर तीसरे घर में जाओगे तो आपको एक गवर्नमेंट चुन्नू मुन्नू दिख जाएगा कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं सरकारी किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? क्यों? क्योंकि उसमें पैसा अच्छा मिलता है, सिक्योरिटी है। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जो है वो कौन है? ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है आपको पता होना चाहिए। फिर फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर, all the public and the private enterprise which employs 10 or more head workers, ठीक है। workers who work in this sector are known as the formal sector workers and they are enjoy the social security benefits। यानी कि इनकी जो कह सकते हैं कि जो जॉब होती है वो सिक्योर होती है। ये कहीं ना कहीं कौन सी बेनिफिट्स को यूज करते हैं? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को भी यूज करते हैं। ये कितना है? टोटल जो वर्क फोर्स है उसका 6%। जैसे कि मान लीजिएगा 100 वर्क फोर्स है तो उसका 6 जने किसमें हैं? आपके फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर। सर फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में और कुछ बताओ। तो ये बिल्कुल परमानेंट जॉब होती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे वर्क प्रॉपर डिपार्टमेंट होते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होता है, और कह सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो आउट होते हैं। अब बात करते हैं इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इट इंक्लूड ऑल दोस प्राइवेट एंटरप्राइजेस which had less than 10 workers, यानी 10 से कम लोग जिसके अंदर है वो कौन सा? इनफॉर्मल सेक्टर। 10 से ज्यादा वो कौन सा? फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर।
फिर ओवर 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फॉर्म इन द इनफॉर्मल सेक्टर, कितना परसेंट, 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहां पर है आपका, अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। द वर्कर्स जनरली डू नॉट एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यानी कि इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। किसको नहीं मिलते हैं, इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को, ठीक है। लास्ट टॉपिक सर और चैप्टर होता है खत्म, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर उस इंडिविजुअल्स को, उस एम्प्लॉयज को, उस वर्कर को जॉब की रिक्वायरमेंट है, पैसे चाहिए, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जहां पर उसको वर्क नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, इन जनरली बोला जाता है क्या बच्चों, उसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क। क्या है विलिंग टू वर्क, यानी कि वो काम करना चाहते हैं एट द प्रिविलेज वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क, यानी कि जो देना चाहते हैं वो दे दोगे, हम काम करने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्या नहीं मिलता है, उनको वर्क नहीं मिलता है, यानी कि उनको जॉब नहीं मिलती। उस टर्म को, उस दुखी घटना को क्या बोला जाता है, उस दुखी घटना को बोला जाता है क्या बच्चों, सर उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस चैप्टर में आपको मेन मेन चीजें क्या पढ़नी है, मैं आपको वापस फटाफट रिकेप कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था। आपको क्या करना है, आपको भी पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ में जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कजिन्स हैं जो कॉमर्स सिस्टम से, उनको भी अपना चैनल से सजेस्ट करना है, जिससे कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं छोटी सा बड़ा सपना देखते हैं कॉमर्स के फील्ड में, वो अपने इस चैनल से जुड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि उनको भी हेल्प होगी, ठीक है। वर्कर्स क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ना है, ये सब पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं। नंबर्स ऑफ वर्कर्स, ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने हैं आपको। फिर लेबर फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आपको पढ़ना है। वर्क फोर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का इन जनरल मीनिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, वेज एम्प्लॉयड क्या होता है पता होना चाहिए, ये पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, ये आपको इसका जो मेन मेन डेटा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। फिर इसको रीड आउट करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वापस जॉबलेस ग्रोथ की डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो आपका पता होना चाहिए। अब सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं कि जो डेटा मिलता है, किसका डेटा मिलता है, क्या आपके घर का, मेरे घर का, या फिर सर अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो ये कुछ एजेंसीज है, कुछ इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से इन तीन एजेंसीज, तीन इंस्टीट्यूशन से अपने को क्या मिलता है, डेटा मिलता है। क्या मिलता है, डेटा किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। NSSO, NSSO की है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, ये भी है। फिर ये है DGGET, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़ी बड़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो क्या करती है, डेटा देती है। क्या देती है, डेटा किसका, आपका डेटा, मेरा डेटा है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का, सर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देती है, ठीक है। ये नाम पता होना चाहिए, यहाँ से भी कहीं भी बार बोर्ड्स क्वेश्चन पूछता है, और अच्छी चीज ये आपको पता होना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो इसके वापस दो पार्ट है, दिस एंड दिस, ठीक है। इसको इन जनरली आपको रीड आउट करना। तो आई होप कि जो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर था आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो वीडियो के जरिए हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना कि डीएसए क्लास उदयपुर की जो टीम के जरिए जो आपको हेल्प आउट हो रही है, क्या उसमें आपको अच्छा लग रहा है, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो पीपीटी है वो कैसी लग रही है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।